गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम इन्वामेंटल लॉ में अपना इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बट इन दोनों एक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फॉरेस्ट अगर जंगल नहीं रहेंगे तो उस पर लोगों पे क्या क्या इफ़ेक्ट, ह्यूमन बींग्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसका मतलब है डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, अगर हम जो जंगल का एरिया है उसको हम नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, उस नॉन फॉरेस्ट के लिए हम उसको यूज़ करें, मतलब जंगल के एरिए को हम या तो रहने के लिए बना लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना लें, ठीक है, उसको हम अपने लिए यूज़ कर लें तो वो डीफॉरेस्टेशन बोला जाएगा। तो डीफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर वेयर द लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टेड टू ए नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अब सो डीफॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट लैंड है, ज़मीन है, उसको हम नॉन कटिंग करके, चाहे पेड़ों को हटा के, पेड़ों की कटिंग करके या फिर उसको अपने ह्यूमन बींग के यूज़ के लिए बना लिया जाए तो वो डीफॉरेस्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर रिजल्ट चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल्सो इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी विच इन टर्न थ्रेटन द लाइफ ऑफ द पीपल। इस कंडीशन में क्या होगा, जो लॉस ऑफ द फॉरेस्ट है वो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी बचेगी क्या। यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, जंगली जानवर का अपना घर कोई भी नहीं रहेगा। और इससे क्या होगा, इससे जो लोगों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, वो मेनली उनका थ्रेट बन जाएगा, उनको ज़िंदगी के लिए थ्रेट बन जाएगा। जैसे क्लाइमेट कंडीशन ख़राब हो जाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब होने का मतलब क्या है कि जहाँ सर्दी इतनी बढ़ती है, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड में बारिशें हो रही हैं, तो क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज होता जा रहा है। तो सो डीफॉरेस्टेशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स। तो डीफॉरेस्टेशन में जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस है उसको हम काफ़ी सारी चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो गया, रेंचिंग, डेवलपमेंट, अनसस्टेनेबल। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन, नॉन फॉरेस्ट करने के क्या क्या, किन किन चीज़ों से नॉन फॉरेस्ट होता है, जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अगर हमें जो खेती बाड़ी के लिए, लोगों के रहने के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, लोगों के रहने के लिए जगह कम हो जाएगी, उनके खेती बाड़ी के लिए जगह कम हो जाएगी। तो अगर हम जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर ले तो वो क्या हो जाएगा, डीफॉरेस्टेशन हो जाएगा। लाइफ स्टॉक रेंचिंग। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे मैंने एक लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें जो जंगली कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीनों को ख़राब कर, जो फसलें होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक रेंचिंग का मतलब क्या है, जो उनको, जो जंगली जानवर है उनको रहने के लिए जगह नहीं और वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है माइनिंग। अगर माइनिंग जो है, काफ़ी सारी यहाँ पे कोयला मिलती है, माइनिंग्स जो हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। फिर रैपिड ग्रोथ इन द इंडस्ट्रीज। अगर जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, उनका धुआं पॉल्यूशन होता है, तो वो सब चीज़ें क्या है, नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहा है, ओवर पॉपुलेशन। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वो फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे, उस लैंड का यूज़ करेंगे। फिर है फॉरेस्ट फायर। कितनी सारी जंगलों में, अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी जहाँ पे करोड़ों पेड़ पौधे जल गए थे और करोड़ों की संख्या में जंगली जानवर भी वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। तो फिर क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन का, कि डीफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो क्या क्या उनमें उससे ह्यूमन बींग को क्या क्या थ्रेट हो सकता है। सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। फिर फ्लड, जो बाढ़ आती है, अगर नॉन फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो बाढ़ जो है लोगों की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। सॉइल इरोजन हो गया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे जो इकोसिस्टम है वो दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। और क्लाइमेटिक चेंज है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। ये काफ़ी, ये शॉर्ट नोट में आता है। नेक्स्ट है हमारा डीफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन, कि हम कैसे डीफॉरेस्टेशन होने से हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले है ट्रीज़ प्ले द वाइटल रोल। जो ट्रीज़ है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा से ऑक्सीजन मिलेगी,
हमारा वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि जो हम पेड़ पौधे हैं उनको हम बचाएं, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होने से बचाएं और जिससे हमारे पेड़ पौधे सही तरीके से रहेंगे। फिर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन इज़ रीप्लांटिंग। ठीक है, अगर हमने एक प्लांट जो है वो काटा है तो उसकी जगह हमें 5 प्लांट जरूर लगाने चाहिए, तो रीप्लांटिंग। थर्ड है हमारा द क्लियर कटिंग ऑफ द एंटायर फॉरेस्ट मस्ट बी बैंड, दिस कैन लीड टू टोटल डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अगर हमने ये सोचा है कि ये पर्टिकुलर जो लैंड है ये पूरी फॉरेस्ट की है और हमने पूरी तरीके से उसको फॉरेस्ट को जो है नॉन फॉरेस्ट पर्पस में यूज़ करना है, तो वो चीज़ गलत है। हमें पूरी तरीके से हमें क्लियर कटिंग एंटायर फॉरेस्ट को नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो उसका 1/10 या 1/9 हिस्सा हम उसका ले सकते हैं। फिर है ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स टू स्टॉप द ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी कंटेम्पलेटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन एंड गवर्नमेंटल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। लोग हैं सर्दियों में जब देखो फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं और पेड़ों की कितनी कटिंग करते हैं, उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चूल्हे वगैरह में उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइप से अपना लेवल बनाना चाहिए कि उन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी रिप्लेस बाय प्लांटिंग यंग ट्रीज टू रिप्लेस द ओल्ड वन दैट वर कट। अगर यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके यहाँ पे जो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं, जिनके यहाँ पे सिलेंडर या फिर गैस पहुँचना बहुत मुश्किल की बात है, तो वहाँ पे किस चीज़ से गुजारा करते हैं? चूल्हों में आग कटिंग पेड़ों से ही करते हैं उसका गुजारा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम जो पुराने पेड़ हैं उनको काटते हैं तो हमारा ये क्या नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम नए पेड़ों को भी उसमें लगाएं। फिर है सेंसाइजेशन एंड एजुकेटिव कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। इसलिए लोगों में इस चीज़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो उनको कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो है काफ़ी सारे एजुकेशनल कैंप हमें अरेंज करने चाहिए, जिससे हम लोगों को ये बता सकें कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए, लोगों के लिए कितना बड़ा ये दिक्कत की बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फॉरेस्ट एक्ट 1927, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी टाइम जो है ये शॉर्ट नोट में भी आता है ये। तो फॉरेस्ट एक्ट क्या है? टू मेक फॉरेस्ट लॉ मे मोर इफेक्टिव एंड टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट एक्ट 1875। हमने यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट 1875 बनाया था उसको अमेंडमेंट करके 1927 में बनाया गया, और जो मोर इफेक्टिव हमने 1875 में बन तो गया बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था या फिर लोगों के लिए वो इतना अवेयरनेस नहीं था, इसलिए हमें अमेंडमेंट करके उसको 1927 में कन्वर्ट करना पड़ा। इसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेस्ट, जो हमने लॉ बनाया है फॉरेस्ट के लिए उसको और तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है। रेगुलेशन ऑफ एंड द ट्रांजिट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हमारा रेगुलेशन है, ठीक है, जो हमारा ट्रांजिट है उसको हमने जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट की जो खासियत है उन सब चीज़ों को बताया गया है। टू लेवाई ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पर जो भी मान लो चंदन की लकड़ी है ऐसे ही काट के ले जाते हैं, ठीक है, कितने सारे इंपॉर्टेंट पेड़ हैं जो ऐसे ही काट दिए जाते हैं, तो उन सब के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए और उन पे कुछ ड्यूटी इम्पोज की गई। इसलिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने फॉरेस्ट एक्ट 1927 में किया है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट डील्स विद रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस एक्ट में फॉरेस्ट को हमने 3 भागों में बांट लिया है। जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट का है, जो रिजर्व्ड ही रहेंगे। फिर है विलेज फॉरेस्ट, जैसे मैंने डिफॉरेस्टेशन में पढ़ाया है कि हम इस टाइप से कर सकते हैं कि फॉरेस्ट का अगर हमें ज़रूरत है तो फॉरेस्ट का एक छोटा हिस्सा गवर्नमेंट बोल सकती है कि ठीक है इसको विलेज पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एग्जाम्पल, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? मान लो चंदन की लकड़ी है, वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा है तो उसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी मेन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट एक्ट 1927 में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है फॉरेस्ट का मीनिंग क्या है? इन लीगल सेंस फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड प्रोक्लेम्ड टू बी ए फॉरेस्ट अंडर ए फॉरेस्ट लॉ। लीगल सेंस में अगर हम पढ़ा जाए तो इसमें बोला गया है कि वो सारा एरिया, वो सारी लैंड जो फॉरेस्ट के अंडर आती है, जो फॉरेस्ट के मतलब जंगल का पूरा लैंड
पूरा यहाँ पे तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने पूरी इसकी बाउंड्री की होती है कि ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट का है लैंड, ठीक है। तो उसमें जो फॉरेस्ट लॉ के अंडर है वो सारी लैंड जो फॉरेस्ट में है। केस है TN गोदावरम तिरुवनंतपुरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट द टर्म फॉरेस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्शनरी मीनिंग एंड बाय अडॉप्टिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच एन एरिया मेजरिंग 10 hectares or more having an average number of 200 trees per hectare ought to be treated as a forest। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट अवे जो बोला गया है फॉरेस्ट की डेफिनेशन में, उसने बताया गया है कि जो एरिया, जो मेजरिंग एरिया है, जिसको नापा हुआ एरिया है, वो जो अगर 10 हेक्टर होगा, ठीक है, 10 हेक्टर का एरिया और उसमें मिनिमम 200 पेड़ लगे होंगे, वो सब एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आएगा, ठीक है। उसको हम फॉरेस्ट घोषित कर सकते हैं उसको। फिर है लक्ष्मण इकाराम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटेंसिव ट्रैक्ट ऑफ द लैंड कवर्ड विद इट्स ट्रीज एंड अंडरग्रो समटाइम्स इंटरमिंगल्ड विद द पेस्चर। इसमें भी यही बोला गया है कि वो सारा एक्सटेंसिव एरिया जो पर्टिकुलर किससे कवर किया गया है लैंड को, जो ट्री से कवर किया गया है, जो घने जंगल, जिसको हम बोलते हैं घने जंगल, जो पूरा ट्री से किया गया है, वो सारा हमारा क्या है, वो सब हमारा फॉरेस्ट एरिया के अंडर वो इंक्लूड किया जाता है।